उसमें से पाइप गुजार रहा होता है। दूसरा जो है उसके बाद आता है वो अपनी तार गुजारता है, तीसरा आकर सीवेज लाइन गुजारता है। तो ये अगर किसी एक जगह पर बैठकर इसकी प्लानिंग की गई होती तो ये बड़ी आसानी से, और उस दौरान आप देखते हैं कि वो रोड 4 दफा बनती है, 4 दफा उखड़ती है, और आपको कभी भी सुकून का सांस नहीं लेना नसीब होता है, इसलिए कि हर दफा वो कुछ दिनों बाद एक नई चीज आकर उसमें वो कर रहे होते हैं, और प्रैक्टिकली वो रोड पर वियर टियर होती ही रहती है। ये जो प्रॉब्लम है इसकी बुनियाद असल में आइसोलेशन में काम करना है, कि एक महकमा दूसरे को लूप में नहीं लेता, दूसरा तीसरे को लूप में नहीं लेता, वो चौथे को नहीं लेता, और अल्टीमेटली एक ही मुल्क के रिसोर्सेज 4 दफा हम जाया करते हैं और प्रैक्टिकली कोई रिलीफ भी किसी को नहीं मिलता। तो ये एक बड़ा हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि जितनी आइसोलेशन में हमारे महकमे अपने या जो जो इदारे हैं वो भी आइसोलेशन में काम करते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे या होलिस्टिक इंटीग्रेटेड अप्रोच पे नहीं जाते, जिसकी वजह से हमारे रिसोर्स ड्रेनेज होती है। हम कोई चीज़ बनाने में रिसोर्सेज लगाते हैं, फिर उसको उखाड़ने में रिसोर्सेज लगाते हैं। तो ये इसकी वजह क्या है कि हमारे यहाँ कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, यानी स्टेट लेवल पर हम किसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग को आप अगर इसकी मिसाल लें तो पाकिस्तान 1950s और 60s में एक इंडस्ट्रियल मुल्क बनना चाह रहा था, और हमारी जितनी पॉलिसीज थी वो सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर थी। इंडस्ट्री को हमने उस दौरान बूस्ट दिया, उस दौरान तरक्की की, उस दौरान ये आपकी जितनी मेगा इंडस्ट्रीज जो भी लगी वो उसी 60s में लगी। 70s में जाकर हमने अपनी इस पॉलिसी को रिवर्स कर दिया और हमने कहा नहीं, ये तो नेशनलाइज और सोशलिस्ट मॉडल पे चले गए, हम इंडस्ट्रियलिस्ट मॉडल से। और उसका नुकसान ये हुआ कि हमने अपनी वो सारी इंडस्ट्रीज जो थी उनको नेशनलाइज किया, और वो जो प्रोडक्शन दे सकती थी वो सारी हमने फिर उसको सियासत की नज़र कर दिया। 80s में आकर हमने 70s को रिवर्स कर दिया और हमने बिल्कुल एक नया नारा लगा दिया। 90s में हम आए तो हमने पिछली सारी रिवर्स करके एक बिल्कुल नया मॉडल ले आए, और 2000 में जब हमने मुशर्रफ साहब का रजीम आया तो इन्होंने पिछली सारी चीज़ों को रिवर्स कर दिया। तो हमारे यहाँ जो अनफॉर्चुनेट है वो ये है कि हमारी कोई कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है स्ट्रेटेजिक लेवल पर मुल्क की, और ये वो चीज़ है जो अल्टीमेटली हर गवर्नमेंट के साथ हमारी पॉलिसीज जो है वो स्टेट की पॉलिसीज की बजाय गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। एक गवर्नमेंट अगर वो प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट आती है तो अगली गवर्नमेंट प्रो एग्रीकल्चरिस्ट आती है, फिर अगली गवर्नमेंट जो है वो जो हमारे कंसल्टेंट्स होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं, तो अगली गवर्नमेंट उनके तरफ चली जाती है। तो यूं हमारा मुल्क लगातार स्विंग हो रहा है, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ, और इनमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो इसको लॉन्ग टर्म कोई कंटिन्यूटी होती है। तो हमारी जो पॉलिसीज का डिसकंटिन्यूस होना है ये बुनियादी तौर पर इस मुल्क के लिए सबसे खतरनाक है, कि हम किसी एक डायरेक्शन को तय नहीं कर सकते। एक गवर्नमेंट की जो पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस है वो कुछ होती है तो अगली की उसका बिल्कुल उलट होती है। इंटरनेशनली भी हमें इसी वजह से कोई मुल्क हमारे साथ लॉन्ग टर्म चलने की पोजीशन में इसलिए भी नहीं है कि उनको कोई पता नहीं है कि नेक्स्ट टर्म में हमारी जो इंक्लिनेशन है वो कहाँ होगी, पॉलिटिकली हम किसके साथ खड़े होंगे, किस तरह की सिचुएशन हमें फेस करना पड़ रही होगी। तो इस वजह से भी हमें एक नेशन के तौर पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान हमारे सामने खड़ा है कि हमारी कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान है ही नहीं कि जिसके ऊपर हम खड़े होकर एक कौम की तरह आगे बढ़ सकते हो। तो ये अगला मसला है। और इसके साथ हमारा एक और प्रॉब्लम है वो हमारे माइंडसेट का। फ्रॉम द डे वन हम एक कौम बनने की बजाय रिलीफ ओरिएंटेड या एस्केपिस्ट माइंडसेट के लोग बन गए। क्या हमें किसी तरफ से कहीं नजर आए कि यहाँ से हमें कोई रिलीफ मिल सकता है तो उसको हम अवेल करने की कोशिश करते हैं, और उसका नुकसान ये होता है कि और फिर हमारा जो ब्रेन ड्रेन है उसके भी पीछे असल वजह ये कि अगर आप उन लोगों को देखें जो इस मुल्क की तकदीर बदल सकते थे, जिन लोगों पर इस मुल्क ने इन्वेस्टमेंट की थी, जो बेसिकली इस मुल्क के मसाइल हल करने के जिम्मेदार थे, एकेडेमिया हमारा वो बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग, हमने उनको या तो टीज किया या फिर वो खुद भी उनको यही लगा कि आसान काम यही है कि हम इस मुल्क को छोड़ के चले जाते हैं, चलें क्या जरूरत है यहाँ टेंशन में पड़ने की। लेकिन ये जो एस्केपिस्ट माइंडसेट है ये इसकी वजह से हम आगे बढ़ने में नाकाम हैं एज ए नेशन, रिलीफ ओरिएंटेड और एस्केपिस्ट माइंडसेट। और इसकी वजह से हम जो एकेडेमिया को अगर मैं पर्टिकुलरली टारगेट करूं कि जी हमने हायर एजुकेशन पे और जो हमारा एकेडेमिया का जो सेक्टर है इसमें हम जो ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ये मार्केट इनकम्पैटिबल है, यानी हम इनको स्किल्स नहीं दे रहे, हम इनको अनस्किल्ड डिग्रीज तो पकड़ा रहे हैं, कागज के टुकड़े, लेकिन इनको वो स्किल्स इनमें इम्पार्ट नहीं कर रहे कि ये अपने लिए खुद कोई जहान पैदा कर सकते हो। और ये इतना बड़ा हर साल हमारे जो इसकी वजह से जो जॉबलेसनेस है वो हर साल इंक्रीज हो रही है पाकिस्तान में, हर साल बेरोजगारी बढ़ रही है, और पर्टिकुलरली जो
एजुकेटेड लोग हैं, जो हायर एजुकेशन है, उससे गुजरने वाले लोग, वो लगातार हमारी उनकी जो बेरोजगारी है वो बढ़ रही है। और उसी से एक सर्वे लास्ट ईयर आया था कि मिलियंस में लोग हर साल, एजुकेटेड लोग पाकिस्तान से ड्रेन हो गए। और ये इतना बड़ा लॉस है कि जो हर गुजरते दिन के साथ हमारे अपॉर्चुनिटीज को और कम किए जा रहा है। तो अब ये तो एक साइड है पिक्चर की। दूसरी साइड क्या है कि इस वक्त हमारा 60% पॉपुलेशन तकरीबन वो 15 से 40 साल के दरमियान एज ग्रुप है, यानी इंतहाई पोटेंशियल एज वाले लोग, जिनको जो किसी भी चैलेंज को फेस कर सकते हैं, किसी भी चैलेंज को रेक्टिफाई कर सकते हैं, उनकी तादाद हमारी 60% है। दुनिया में बहुत खुशकिस्मत कौमों में से एक कौम हमें, जिनके पास इतना बड़ा 130 मिलियन के करीब लोग ऐसे हैं जो 40 साल से नीचे, 15 और 40 के लिए जवान लोग। अच्छा, कुदरत ने जब बनाया हमें, पाकिस्तान जब बना, तो हम इतने जबरदस्त मुल्क हैं कि जिसको कुदरत ने हर तरह की नेमत से नवाजा। दुनिया की मोस्ट फर्टाइल लैंड्स जो हैं वो हमें नवाजी कुदरत ने दी। और हमारे पास वेदर्स की डाइवर्सिटी है, 4 मौसम है। अगर आप नॉर्थ में हैं तो एक्सट्रीम नॉर्थ में अगर आप जाते हैं तो बहुत ऊंचे पहाड़ और बर्फ और ग्लेशियर्स हैं, और साउथ में आप चले जाते हैं तो डेजर्ट्स हैं और समंदर है। और यानी वो कुदरत की सारे मज़ाहिर और कुदरत की सारी जो गिफ्ट्स हो सकते हैं वो सारे हमें मैसर हैं। बहुत बड़े मिकदार में मिनरल रिजर्वायर्स हैं हमारे पास, गोल्ड से लेके तो कीमती पत्थरों तक और गैस और पेट्रोलियम तक। बहुत ही स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल लोकेशन है हमारी, यानी हम ऐसा मुल्क हैं जिसको जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। दुनिया की आबादी का जो हब है हम उसमें हैं, दुनिया की ट्रेड का जो हब है हम वो हमारे डोर स्टेप पे है, और पूरी दुनिया हमें किसी सूरत इग्नोर नहीं कर सकती। फिर दूसरा है कि हम एक बहुत रीजनेबल पॉपुलेशन रखने वाला मुल्क है, हमारे दोनों तरफ बड़े दुनिया के ममालिक हैं आबादी के लिहाज से। तो हम एक ऐसी जगह पर हैं जो जिसकी बहुत जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है। एक तरफ जो है वो रशिया हमारे बिल्कुल पड़ोस में पड़ता है, और दूसरी तरफ चाइना और इंडिया। तो एक बड़ा जो है वो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो बहुत अच्छी है। बहुत बड़ा जो पोटेंशियल है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का है, इंडस्ट्री का है और सर्विसेज का है। यहाँ पर मैं अपनी बात को थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम ये है कि हमारी कोई डायरेक्शन नहीं है। जो मैं बात पहले मैंने बात की कि हमारा प्रॉब्लम असल में ये है कि हमें ये रेफरेंस पॉइंट ही नहीं मिलता कि हम अपने आप को कंपेयर किसके साथ करें। यहाँ पर मुख्तलिफ फिलासफीज और आइडियोलॉजीज काम कर रही हैं एक ही वक्त में। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जी पाकिस्तान को मतलब यूएसए की एग्जांपल्स देते हैं, कुछ लोग हैं जो चाइनीज मॉडल्स की एग्जांपल्स देते हैं, कुछ रशियन मॉडल्स की एग्जांपल देते हैं, कुछ ब्रिटिश मॉडल की एग्जांपल देते हैं, कुछ इंडिया के साथ अपना कंपैरिजन करते हैं, कुछ ईरान को जो है वो करते हैं, मतलब उसको आइडियलाइज करते हैं या उसके हवाले से बात करते हैं, कुछ सऊदी अरब की बात करते हैं। तो हमारे यहाँ जितनी जितनी आइडियोलॉजी, जितनी फिलासफीज हैं, वो सारी कहीं ना कहीं अपने आप को लिंक करने की कोशिश करती हैं और उस तरह की चीज़ों को यहाँ लेकर आने की कोशिश करते हैं, जो मेरी नज़र में अपने साथ सबसे बड़ा धोखा है। पाकिस्तान को जो असल में अपने आप को कंपेयर करना चाहिए, और जहां से पाकिस्तान जिस जिस स्टैंडर्ड पर, जिस रेफरेंस के साथ अपने आप को कंपेयर करे, वो ये नहीं है जो हम कर रहे हैं। हमें देखना ये है कि हम किन हालात में वजूद में आए हैं, हमारी हिस्ट्री क्या है, हम किस तरह का मुल्क है, हमारी डाइवर्सिटी और किस किस तरह की चीज़ें। तो अगर इस हवाले से देखें तो दुनिया में एक ही मुल्क है जिसके साथ हमें अपने आप को कंपेयर करना चाहिए, एंड दैट इज इसराइल। मैं थोड़ी सी रूटीन से हट कर बात कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं पूरी इसके पीछे एक वजह समझता हूँ। देखिए, पाकिस्तान एक आइडियोलॉजी की बुनियाद पर वजूद में आया, इसी तरह इसराइल भी एक आइडियोलॉजी की बुनियाद पर वजूद में आया, चाहे हमें उसकी आइडियोलॉजी पसंद नहीं है, हम तो ज़ाहिर है उसको नहीं ठीक समझते, लेकिन वो बहरहाल एक उसकी आइडियोलॉजी। अच्छा, पाकिस्तान को जब पाकिस्तान का आगाज हुआ तो पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इट केम इनटू बीइंग। बिल्कुल इसी तरह इसराइल केम इनटू बीइंग, यानी इसराइल नाम का भी कोई स्टेट ऐसा दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। एक नजरिए के मानने वाले लोग दुनिया से इकट्ठे हुए और उन्होंने एक मुल्क बना दिया, दैट इज इसराइल। अच्छा, इसराइल को बहुत बड़ी माइग्रेशन का सामना करना पड़ा, पूरी दुनिया से एक आइडियोलॉजी के लोग मानने वाले वो इकट्ठे हुए, और उसी तरह बिल्कुल हमें भी एक बड़ी माइग्रेशन का सामना करना पड़ा।
पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से लोग एक आइडियोलॉजी के मानने वाले इकट्ठे हुए और इस मुल्क में आए। इसराइल ने भी लुटे पुटे हालात में अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। हमने भी लुटे पुटे हालात में, हमारे पास भी कोई हालात यानी रिजर्वायर्स नहीं थे, और हम भी बहुत गुर्बत और उसरत में हमने अपनी ज़िंदगी शुरू की। लेकिन इसराइल भी अपने लिहाज से दुश्मनों में घिरा हुआ है चारों तरफ, जो उसके दुश्मन है, और हम भी समझते हैं कि हमारे इर्द गिर्द भी कोई बहुत ज़्यादा सज्जन हमारे नहीं है, तो ये भी हमारा एक ही तरह का मसला है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि 75 साल गुजरने के बाद वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं? इसराइल कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है? इसराइल जो कि कुदरत ने यानी जिस जगह पर इसराइल वजूद में आया वो तो बंजर और वीरान सहरा थे। आज उन्होंने उन सहराओं में दुनिया की जदीद तरीन एग्रीकल्चर मुतारिफ कर दिया। दुनिया का हाईएस्ट यील्ड वेराइटीज जो किसी भी क्रॉप की हैं वो इसराइली वेराइटीज हैं, किसी भी फ्रूट की इसराइली वेराइटीज। दुनिया में हर साल जो नोबेल प्राइज जीते जाते हैं उनका ऑलमोस्ट 80% डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनका ताल्लुक इसराइल या इसराइली ओरिजिन से है। दुनिया पूरी की जदीद तरीन ज़राअत और दुनिया पूरी की जितनी R&D की कंपनीज हैं, दुनिया पूरी की बड़ी कंपनीज का जो R&D है वो इसराइल में है। और पाकिस्तान, जिसको कुदरत ने दुनिया के ज़रखेज़ तरीन मैदान दिए थे, हमने उनको बंजर ज़मीनों में बदल दिया। हमने दुनिया के कीमती तरीन जंगलात उनको उजाड़ दिया। हमने दुनिया की ज़रखेज़ तरीन मिट्टी उसमें बगैर किसी प्लानिंग के कंक्रीट के जंगल उगा दिए, और हम हर गुजरते दिन के साथ नीचे जा रहे हैं और वो हर गुजरते दिन के साथ ऊपर जा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हमें अपने रेफरेंस पॉइंट्स, अब वो पूरी कौम एक तरह से सोचती है, हमारा किसी का किबला एक तरफ है, किसी का किबला कहीं है, किसी का किबला, और हम एक नेशन बनने के प्रोसेस में ही नहीं है, हम हर रोज डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। ये हमारे साथ जो है वो बड़ा प्रॉब्लम है, यानी ये वो बड़ी डार्क साइड है जो इतने सारे रिसोर्सेज के साथ और इतनी सारी नवाजिशात के बावजूद हम महरूमियों के दलदल में गिर रहे हैं और गिर रहे हैं। तो ये एक बड़ी सैड स्टोरी है। अब एकेडेमिया के साथ पाकिस्तान में क्या प्रॉब्लम है, ये तीसरी स्लाइड है जिसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तानी एकेडेमिया, चूंकि इसराइल की जब हम बात करते हैं, दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की बात करते हैं, तो वो एकेडेमिया से ही उठेगा, R&D से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ही होगी कि वो अपने मसाइल को समझेंगे, अपने मसाइल का हल निकालेंगे, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे और फिर उसके बाद उनमें से मसाइल से निकल आएंगे। तो पाकिस्तानी एकेडेमिया के साथ मसाइल क्या है? अब ये बड़ी दिलचस्प बात है। हमारे यहाँ इस मुल्क में शायद ही कुछ लोग ऐसे हों जो यूनिवर्सिटीज में अपनी चॉइस से आते हैं, या जो फील्ड वो सिलेक्ट करते हैं वो अपनी चॉइस से करते हैं। प्रिंसिपली जितने लोग यहाँ पर, एक और बड़ा प्रॉब्लम क्या है हमारे मुल्क का, कि वो हमारी यानी प्रायोरिटीज नहीं है एज ए नेशन कि हमें किस फील्ड के कौन से एक्सपर्ट्स चाहिए, ये कोई प्रायोरिटी सेट करने वाला नहीं है। हमें नीड का ही नहीं पता कि हमारी जरूरत क्या है। हमारा लायक तरीन आदमी टेक्निकल साइड पर जाता है, यानी हमारा जो बच्चा सबसे लायक होता है, हम पहले दिन सोचते हैं कि डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वहां नहीं जाएगा तो फिर हम कहते हैं चले आर्मी में चला जाएगा, वहां नहीं जाएगा सिविल सर्विसेज में जाएगा। यूनिवर्सिटीज में, हायर एजुकेशन में बहुत थोड़े लोग हैं जो एंड पर जो स्टफ हमारे पास बचता है वो आता है, और ये बेसिकली अपनी चॉइस से आए हुए लोग होते ही नहीं है, इनके पास और करने का कोई काम नहीं होता, इस वजह से यूनिवर्सिटीज में आ जाते हैं, या इनको किसी और अच्छी जगह अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो ये हमारे पास आ जाते हैं, किसी को जॉब नहीं मिलती तो हमारे पास आ जाता है। यूनिवर्सिटीज में अपनी चॉइस से डे वन से रिसर्चर बनने की नीयत से जो बच्चे आते हैं शायद वो 1% या उससे भी कहीं कम होंगे। अब इतनी बड़ी तादाद में लोग जो आते हैं ये बगैर किसी मोटिवेशन से आते हैं, लेकिन जब इनसे इनके अजायम के बारे में बात करें या इनसे इनकी जो जब इनसे डिस्कशन हो तो ये फिर आइंस्टाइन से नीचे रुकते ही नहीं है, ये डिस्कवरीज पे जाने की कोशिश करते हैं, हमने फला चीज इजाद कर लेनी है, फला डिस्कवर कर लेना है। तो अब उस डिस्कवरी के लिए जो माइंडसेट चाहिए, जितनी मोटिवेशन चाहिए, जितना उसके साथ लगाव चाहिए, वो तो होता नहीं है। ये तो एक मेक शिफ्ट के तौर पर लोग कर रहे होते हैं, लेकिन ख्वाहिशात बहुत बुलंद रखते हैं और प्रैक्टिकली उसके ऊपर होमवर्क बिल्कुल नहीं होता या उसकी स्किल्स ही नहीं होती, तो अल्टीमेटली एक बड़ा डिजास्टर जन्म लेता है। लेकिन ये वो रियलिटी है जो पूरे पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ में लोगों को दरपेश है। और पहला मसला तो हमारा ये है कि हमारी जो
काउंसलिंग ना होने की वजह से या हमारी जो मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये कोई इसका वजूद ही नहीं है कि हम ये देखें कि किस तरह के टैलेंट रखने वाले लोगों को कहाँ होना चाहिए। लोग तो यानी टेक्निकल एजुकेशन के लिए, टेक्निकल साइड पर एमबीबीएस करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए या इंजीनियर बनने के लिए एक एवरेज माइंडसेट की जरूरत होनी चाहिए, क्योंकि उसने वो वही चीजें करनी है जो उसको बता दी जाएंगी, उसने उसको एग्जीक्यूट करना है और बस, उसने कोई चीज क्रिएट नहीं करनी। क्रिएशन ऑफ नॉलेज, नई सोच पैदा करना, नई चीज क्रिएट करना, इसके लिए जीनियस होना या लायक होना जरूरी है। और वो हमारी जरूरत है कि हम वो उनको सोशल साइंसेज में भेजें। क्रिएटिव लोगों को, जीनियस लोगों को सोशल साइंसेज में आना चाहिए, लेकिन बिल्कुल इसके उलट हमारा जो टेक्निकल साइड पर जीनियस लोग या लायक लोग जो भी स्टफ हमारा है वो उस तरफ जाता है, और सोशल साइंसेज लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपनी चॉइस से इस तरफ जाते हैं, वरना मजबूरन उनको कहीं एडमिशन ना मिले तो वो फिर कहते हैं अच्छा चलो यार कोई इनको डिग्री कर लेते हैं, फिर अल्टीमेटली करते करते वो उसमें आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन चूंकि इन शुरू में उसके अंदर को मोटिवेशन ही नहीं होती, तो अल्टीमेटली फिर हमें एक बहुत बड़े गैप का सामना करना पड़ता है उस फील्ड में। अच्छा, दूसरा एकेडेमिया का प्रॉब्लम ये आइसोलेशन में काम करने का, कि हम लोग जितने जो यूनिवर्सिटीज में काम कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम कोई ऐसी चीज करें कि किसी को कोई पता ना चले। और एक डिपार्टमेंट के अंदर जितने लोग काम कर रहे होते हैं वो भी आइसोलेटेड होते हैं, और जो एक लैब के अंदर काम करने वाले लोग होते हैं तो वो भी एक दूसरे से अवॉइड करते हैं चीज़ें शेयर करने में, और आइसोलेशन में काम करते हैं। और आइसोलेशन में काम करने का नतीजा ये निकलता है कि वो कोई बंदा भी किसी लेवल पर कोई चीज़ डेवलप करने की पोजीशन में नहीं आता। और वो दूसरा प्रॉब्लम क्या है हमारा, कि हमारी जो भी रिसर्च है, साइंसेज में हो या सोशल साइंसेज में हो, बेसिक साइंसेज में या सोशल साइंसेज में, जनरली हमारी जो रिसर्च है वो सिचुएशन बेस्ड है, नीड बेस्ड की बजाय कि मुल्क की जरूरत क्या है इसको देखे बगैर हम ये देखते हैं कि अच्छा हालात क्या बन रहे हैं, अभी चले यार किस तरफ स्कॉलरशिप मिल सकता है, किस तरफ जो है ना वो कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, क्या चीज की जा सकती है कि जिससे निजाम चल जाए। तो हम सिचुएशन बेस्ड हैं रादर देन नीड बेस्ड के, कि मुल्क की जरूरत क्या है, फ्यूचरिस्टिक क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो हम नहीं करते। अच्छा, अगला प्रॉब्लम हमारा है कि हमारी जितनी रिसर्च है ये हॉरिजेंटल है, वर्टिकल नहीं। हॉरिजेंटल मतलब, हॉरिजेंटल की मैं एग्जांपल यूं दूंगा कि जैसे आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया हो और आप उस 1 करोड़ रुपए से 10 कमरों का एक घर अच्छा बना सकते हो, आप वो 10 कमरों का घर बनाकर फर्निश करके रहने की बजाय आप ये करें कि आप 100 कमरों की बुनियादें खोद दें। यानी मतलब उसमें ये हो कि 10 कमरे बन सकते हैं पूरे, 20 कमरे जो है उनका ग्रे स्ट्रक्चर बन सकता है, 50 कमरों की सिर्फ जो है वो दीवारें बन सकती हैं, और 100 कमरे की आप सिर्फ बुनियादें खोद सकते हैं। तो आप ये कहें कि अच्छा चलो यार ये 100 कमरे की 100 की हम बुनियादें खोद देते हैं। अब अगले साल आपको, यानी इस साल के 1 करोड़ में आपने सिर्फ बुनियादें खोदी हैं, अगले साल तक वो उनमें पानी दोबारा जाएगा, मिट्टी जाएगी, वो फिर दोबारा साफ करनी पड़ जाएंगी। तो ये जो आपके 100 कमरे हैं ये कभी भी नहीं बनेंगे। इसके मुकाबले में अगर आप वो 10 कमरे बनाकर उनमें रहना शुरू कर देते तो नेक्स्ट ईयर आप 10 और बना सकते थे, नेक्स्ट ईयर 10 और बना सकते थे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल है कि मतलब आपने एक्सपेंडेड, एक ही लेवल पर सारे पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटीज एक तरह का काम कर रही हैं, वो सारे बिल्कुल प्रिमिटिव लेवल पे काम कर रही हैं। और हालांकि अगर ये यानी लेवल्स तय कर लें कि अच्छा लेवल 1 पे एक काम करेगा, लेवल 2 पे दूसरा, 3 पे, 4 पे, 5 पे, और अल्टीमेटली आप इसको वर्टिकली अगर ऊपर ले जाते तो दुनिया में ये रिसर्च किसी भी लेवल, किसी भी, चाहे वो सोशल साइंसेज की हो या वो बेसिक साइंसेज की हो, रिसर्च जो है वो हमेशा पिरामिड की शक्ल में बनती है कि बेस बड़ी होकर उसके बाद कम होते 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 एंड पर जाकर एक प्रोडक्ट बनती है। तो वो जो प्रोडक्ट होती है बेसिकली वो चीज है जो सेलेबल होती है, बाकी उसके नीचे जो कुछ भी है वो सारा प्रोसेस है। अब अगेन हमारा अगला मसला उसी से रिलेटेड है कि हम रॉ प्रोसेसेस की रिसर्च करते हैं, रिफाइंड प्रोडक्ट्स पे नहीं जाते। अब रिफाइंड प्रोडक्ट पे जाने की साइंस ही डिफरेंट होती है। और रॉ प्रोसेसेस तो ये है कि मैंने भी एक काम पे एक तहकीक कर रहा हूँ, साथ वाला भी उसी पे कर रहा है, अगले वाला, तो हम अल्टीमेटली उसके प्रोसेसेस पे ज्यादा जाते हैं, उसकी प्रोडक्ट्स उससे अल्टीमेटली कुछ नहीं बनते। और एक और चीज जो है वो रिपोर्टिंग रिसर्च पे हम ज्यादा जाते हैं कि मैंने एक चीज दरियाफ्त कर ली, मैंने एक बीमारी देख ली, मैंने एक जगह पर किसी डिजास्टर को देख लिया, मैंने एक कोई रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया। हम रिपोर्टिंग रिसर्च, या मैंने
किसी सोशल साइंसेस के मैं कोई इशू दरियाफ्त कर लिया, कोई मसला तलाश कर लिया। ये है रिपोर्टिंग रिसर्च। जो रिसर्च के 7 लेवल्स हैं, रिसर्च के 7 लेवल्स हैं। लेवल 1 है रिपोर्टिंग रिसर्च का, जिसमें आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। लेवल 2 है कि जिसमें आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन आइडेंटिफाई करते हैं रिसर्च की बुनियाद पर। लेवल 3 है कि आप उस प्रॉब्लम को का जो सोल्यूशन आपने निकाला है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और फिर लेवल 4 आता है, जब आप उस इम्प्लीमेंटेशन की सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करने के बाद आप उसकी इम्पैक्ट असेसमेंट करते हैं कि मैंने ये सोल्यूशन निकाला था, उसका ये मैंने उसकी इम्प्लीमेंट किया, उसका ये जो है वो इम्पैक्ट बना है, उसका ये फर्क पड़ा है। ये लेवल 4 पे जब आप जाते हैं तो यहाँ से अगला लेवल शुरू होता है कि आप जाते हैं इसके ऊपर कि अच्छा, चूंकि ये मसला था, इसका ये हल मैंने निकाल लिया और ये हल वायबल भी है, लिहाजा इसको स्टेट ऑन करे, रियासत इसकी पुष्ट बनाई करे, रियासत इसके पीछे आए, उसके लिए वो पॉलिसी मेकिंग करे, एडवोकेसी करे। तो लेवल 5 है पॉलिसी मेकिंग का। लेवल 6 है कि वो पॉलिसी बनने के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। और लेवल 7 है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद उस पॉलिसी के इम्पैक्ट एनालाइज किए जाए कि ये पॉलिसी बनाई गई थी, इम्प्लीमेंट भी हो गई है, इससे फर्क कितना पड़ा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब ये लेवल 7 तक अगर आपके जहन में अपनी रिसर्च के साथ लेवल एक साथ शुरू में नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप बीच में कहीं कोई रॉ प्रोसेस पे रुक जाएंगे। आप अल्टीमेटली उस मसले को जड़ से हल करने का, उखाड़ने का बायस नहीं बनेंगे, आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं निकलेगा तो आपकी जो भी प्रोडक्ट है वो सेलेबल नहीं होगी, उससे अल्टीमेटली आपको कोई फायदा नहीं होगा। और एक बात और भी कि हर लेवल पर, ये जितने 7 लेवल्स ऑफ रिसर्च हैं, इन हर लेवल पर आपको डिफरेंट पार्टनर्स, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की जरूरत होती है। लेवल 1 पर आपके पार्टनर कोई होंगे, 2 पर कोई होंगे, 3 पर कोई होंगे। हर जगह पर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा सोसाइटी के डिफरेंट सेगमेंट के साथ, और उससे ही आपकी रिसर्च में वो ताकत आएगी कि आप लेवल 7 पर उसको ले जाएंगे, और लेवल 7 पर जाएगी तो मुल्क को फायदा होगा, और मुल्क जो है उसे आपकी इस रिसर्च से फायदा उठाएंगे। अब इसका अल्टीमेट नतीजा एकेडेमिया के साथ, अल्टीमेट जो प्रॉब्लम है वो इन सारे को जब कंपाइल करते हैं तो एक लाइन निकलती है, वो क्या कि हम इम्पैक्ट फैक्टर पर फोकस्ड हैं, इम्पैक्ट पर नहीं। पाकिस्तान में एकेडेमिया में बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छी पब्लिकेशंस हैं, इम्पैक्ट फैक्टर बहुत बड़ा है, लेकिन उनका सोसाइटी पर इम्पैक्ट, मुल्क के लिए इम्पैक्ट बहुत कम है। तो यानी हमारी इस वक्त जो साइंस है इसकी रियलिटी इम्पैक्ट फैक्टर है, यानी हम इस वक्त इम्पैक्ट फैक्टर बना रहे हैं, इम्पैक्ट नहीं है हम। अब हल क्या है इसका? मुल्क की सारी सिचुएशन के अंदर रहते हुए एकेडेमिया के पास हल क्या है? तो एकेडेमिया के पास है हल है एंटरप्रेन्योरशिप। ये वो चीज है कि जो कि आपके मसाइल को हल कर सकती है। दुनिया में जितने तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, पब्लिक सेक्टर की बजाय प्राइवेट सेक्टर ज्यादा स्ट्रांग होता है, तब मुल्क तरक्की करते हैं। सोशल इकोनॉमिकली मुल्क उस वक्त उठता है जब उसका प्राइवेट सेक्टर ताकतवर होता है, और जो पब्लिक सेक्टर है उस पर बोझ कम होता है। इस वक्त अगर आप मेरे को, मैं आज़ाद कश्मीर की बात करूं तो आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान में भी यही हालात है। आज़ाद कश्मीर में तो और भी हालात खराब हैं कि यहाँ हमारा जो पब्लिक सेक्टर है इस वक्त हर 10वां आदमी सरकारी मुलाजिम है। और मतलब एक मुल्क के जिसका बजट का जो नॉन डेवलपमेंट बजट है दैट इज 90% ऑफ द टोटल बजट, और डेवलपमेंट बजट उसका सिर्फ 10% है। यानी दुनिया में ये ऐसी शायद ही किसी मुल्क की मिसाल मिल सकती हो। तो इसका यानी जो गवर्नमेंट सेक्टर पर टोटल या पब्लिक सेक्टर पर टोटल रिलाय करने का नुकसान ये है कि आपकी इंडस्ट्रीज बैठ जाती हैं, आप मजमूई तौर पर गवर्नमेंट डिपेंडेंट है, और गवर्नमेंट ज़ाहिर है इनकम सोर्स ही उसके पास कोई नहीं है। जब बिजनेसेस नहीं है, प्राइवेट सेक्टर नहीं है, तो टैक्सेस कहाँ से आएंगे? टैक्सेस नहीं आएंगे तो पब्लिक सेक्टर को फंडिंग और फीडिंग कहाँ से होगी? ये है असल प्रॉब्लम। लिहाजा एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये प्राइवेट सेक्टर को बिल्ड कर सकती है, और यहाँ से फिर पब्लिक सेक्टर पर जो बोझ है वो कम हो सकता है। इसका दूसरा फायदा ये है कि ये जॉब क्रिएशन करती है। एंटरप्रेन्योरशिप से आप जॉब क्रिएट करते हैं जॉब सीकिंग की बजाय, और बेरोजगारी ज़ाहिर है कम होती जाती है। आपका हर जो आदमी है वो उसके पास करने का कोई ना कोई काम होता है। और ये वो लाइफ लाइन है जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ को, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में,
एंटरप्रेन्योरशिप वो लाइफ लाइन है जो यूनिवर्सिटीज को अब खड़ा कर सकती है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो एक या दो यूनिवर्सिटीज के अलावा बाकी सारी यूनिवर्सिटीज को शदीद फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। कई कई बड़ी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो तनख्वाहें देने की पोजीशन में नहीं है, और कई कई यूनिवर्सिटीज को महीनों के हिसाब से अपने एम्प्लॉइज को तनख्वाह देने नहीं दे सकी। पेशावर यूनिवर्सिटी नहीं दे सकी, कराची यूनिवर्सिटी में क्राइसिस आ गया है। इसी तरह हर यूनिवर्सिटी बिल्कुल एक क्राइसिस पे बैठी हुई है। वजह उसकी ये है कि इन यूनिवर्सिटीज के पास इनकम स्ट्रीम सिर्फ दो हैं। एक ये इनटेक पे डिपेंडेंट है कि इनके पास कितने स्टूडेंट्स आते हैं और वो स्टूडेंट की फीस पे चलती है, और दूसरा उसके साथ मैचिंग ग्रांट आती है एचईसी से। अब वो भी डिपेंड करती है, एचईसी की ग्रांट्स फेडरल गवर्नमेंट ने कट कर दी है अगर, तो फिर जाहिर है एचईसी की ग्रांट्स कम हो जाएंगी। और जो स्टूडेंट इनटेक है उसके कम होने की मल्टीपल वजूहत में से एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में पहले सूबाई हेडक्वार्टर या डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पे यूनिवर्सिटीज थी। अब गवर्नमेंट ये देख रही है कि जी हमें हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में यूनिवर्सिटी लेके आनी है। अब जो पॉपुलेशन है किसी भी यूनिवर्सिटी को रन करने के लिए एक कैचमेंट पॉपुलेशन चाहिए स्टूडेंट्स की, अब वो गुजरते दिनों के साथ कम हो रही है। यूनिवर्सिटीज बढ़ रही हैं, इनटेक कम हो रही है, और उसका नुकसान ये है कि जो वो फर्स्ट लाइन है यूनिवर्सिटीज की इनकम की वो तो वैसे स्क्वीज हो गई, और दूसरी डिपेंडेंट थी एचईसी पे। और एचईसी भी डिपेंड करता है कि वो कितने स्टूडेंट्स के हिसाब से एक रेशो बनाई है एचईसी ने कि फंडिंग वो किसी यूनिवर्सिटी को कितनी देगा, तो वो उस हिसाब से देगा। और अल्टीमेटली अगर आपकी स्टूडेंट इनटेक ड्रॉप हुई है तो प्रैक्टिकली एचईसी का फंड भी कम हो जाएगा, और एचईसी का फंड तो इसलिए भी कम हो जाएगा कि एचईसी को फेडरल गवर्नमेंट से फंड कम हो गए। तो ये सारी चीजें मिलाकर यूनिवर्सिटीज को शदीद क्राइसिस इस वक्त हर यूनिवर्सिटी को फेस करने पड़ रहे हैं फाइनेंशियल। और ये एंटरप्रेन्योरशिप वो काम है कि जो इसके लिए यूनिवर्सिटीज के लिए भी लाइफ लाइन बन सकता है। वो आगे मैं बात करता हूँ कि वो कैसे हो सकती है चीजें। अब ये इसका सोल्यूशन क्या है? बेशुमार यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं कि जहां पर उनके पास इसके हवाले से, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से पॉलिसीज ही नहीं, कमर्शलाइजेशन की पॉलिसीज ही नहीं। एक रिसेंट फिनोमेनन था पिछले 10-15 सालों में यूनिवर्सिटीज के अंदर, ओरिक के नाम से, ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन के नाम से इदारे वजूद में आए हैं, लेकिन वो बहुत सारी जगहों पर तो वो एचईसी रिकॉग्नाइज नहीं है। उनको जो रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स है वो नहीं मिला, जो पॉलिसी उनको बनानी थी वो नहीं बनाई, जो स्ट्रेंथ उनको यूनिवर्सिटीज ने देनी थी वो नहीं दी, और प्रैक्टिकली वो भी एक सफ़ेद हाथी बनकर बैठे हुए इदारे हैं, उनका भी प्रैक्टिकली कोई रोल नहीं रहा। लेकिन अगर कमर्शलाइजेशन पॉलिसीज बना ली जाए तो फिर यूनिवर्सिटी का जो एकेडेमिया है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, ये कैसे जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप पे जा सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, और अल्टीमेटली उस पॉलिसी के मुताबिक यूनिवर्सिटी के सेंट्रल बजट में वो फंड्स आ कैसे सकते हैं, उसके लिए पूरी एक कम्प्रिहेंसिव जो है वो पॉलिसी मेकिंग की जरूरत होती है। एक आध यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान में वो उस पर बड़ा अच्छा किया हुआ है कि जो अब सस्टेनेबल मॉडल बन गए, कि उसके नतीजे में एक बड़ा रीजनेबल इनकम यूनिवर्सिटीज की भी बढ़ रही है, और साथ साथ एकेडेमिया अपने रिसोर्सेज को जनरेट कर रहा है, और उसके नतीजे में वो क्वालिटी एजुकेशन भी कर रहे हैं, और फंड अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो सस्टेनेबल भी। अब अगर एक आदमी ये कहता है कि अच्छा मैं एंटरप्रेन्योरशिप पे जाना चाहता हूँ, मैं करना तो चाहता हूँ, लेकिन वो कहाँ से शुरू करेगा? यानी आमतौर पर पाकिस्तान में जो एकेडेमिया से रिलेटेड लोग हैं वो क्योंकि बिजनेस को ज़्यादा बिजनेस में एक्सपोज नहीं होते, और इसी तरह स्टूडेंट्स भी नहीं होते, तो जब उनसे बात की जाती है कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप पे जाना चाहिए तो वो कहते हैं कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप पे हम कैसे जाएं? सबसे पहली बात यहाँ से शुरू करते हैं कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अब इसके हवाले से मैं एक जनरलाइज बात करना चाह रहा हूँ जो शायद और भी लोगों को इसमें काम आए। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी इफेक्टिव बात हो सकती है अगर इसको हम इख्तियार कर लेते हैं। तो देखें, मेरे नज़दीक सक्सेस के 4 पिलर्स हैं, और पहला पिलर उसमें विजन है कि आप करना क्या चाहते हैं। यानी सबसे पहला आपको जिस पे जाना है कि आपको ये देखना है कि मेरे पास पोटेंशियल क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स में क्या चीज़ है जो फिट हो रही है, और क्या मैं अचीव करना चाहता हूँ। जब तक आप इसको क्लियरली डिफाइन नहीं कर देते और इस पर जितना ज़्यादा मेहनत आप नहीं करते, अपने विजन को जितना ज़्यादा क्लियर करेंगे, उतना ही आपके लिए फिर आसान होगा अगले स्टेप्स पे जाना। तो आमतौर पर लोग कहते हैं कि अच्छा चले यार, हमारे पास इतने पैसे आए तो हम कोई ना कोई काम कर लेंगे। ये जो कोई ना कोई वाला काम है ये कभी भी कामयाब नहीं होता जब तक आपका जो काम है वो पहले डिफाइन ना हो जाए कि मैं करना क्या चाहता हूँ।
तो विजन अपने काम में सबसे पहली चीज है कि वो आपको देखना होता है कि मैं लाइफ साइंसेज में हूँ, मैं नेचुरल साइंसेज में हूँ, मैं सोशल साइंसेज में हूँ, मेरा पोटेंशियल एरिया असल में कौन सा बनता है, मेरी स्ट्रेंथ कौन सी है, मैं किस तरफ अपने काम को लेकर जाऊँ, क्या चीज़ है जिसपे मैं अपने आप को लेकर जाऊँ। ये वो चीज़ है, मतलब एक आदमी हो सकता है वो किसी एक फील्ड में बड़ा एक्सपर्ट हो, तो लेकिन वो आपकी स्ट्रेंथ ही शायद ना हो, आपकी स्ट्रेंथ कोई अदरवाइज हो। तो आपको ये देखना होता है कि आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे आपको जाना चाहिए और जिसको आप फोकस करके एंटरप्रेन्योरशिप पे आगे उसको लेके जाएं। तो सबसे पहली चीज़ है विजन डेवलप करना। दूसरी चीज़ आपको चाहिए कि आप में विल हो कि दुनिया का कोई दूसरा आदमी ये काम ना करे, ये मेरा ही टारगेट है, ये मैं ही करूँगा और ये मैं लाजमी करूँगा। डिटर्मिनेशन हो और ये एहसास कि मैं जंग में पैदा नहीं हुआ, कि मैं बिल्कुल ऐसे ही हूँ, बस थोक में अल्लाह ताला बंदे बना रहा था, उसने कहा चलो ये 2 बंदे मैं भी बना देता हूँ, ऐसा नहीं है। बल्कि मुझे स्पेसिफिकली तख्लीक किया गया, मेरे अंदर बहुत सारी सलाहियतें रखी गई हैं और मैं ये लाजमी करूँगा। डिटर्मिनेशन, विल। तीसरी चीज़ चाहिए आपको स्ट्रेटेजी। अच्छा टारगेट ये है और ये मैंने ही करना है, तो फिर मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी? स्ट्रेटेजी ये है कि आप कम से कम रिसोर्सेज लगाकर मैक्सिमम कैसे आउटपुट ले सकते हैं। आप रास्ते की मुश्किलात को अपनी स्ट्रेंथ्स में, अपनी थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटीज में कैसे बदल सकते हैं। आप जो वेस्ट होने वाली चीजें हैं उनको कैसे काम में लेके आ सकते हैं। आप मिनिमम कन्फ्रंटेशन पे जाकर कन्फ्रंटेशन से बचते हुए मैक्सिमम रिजल्ट्स कैसे निकालेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेटेजी। और चौथी चीज जो कि स्ट्रेटेजी ही का पार्ट है, दैट इज रिसोर्सेस। आपकी पहली 3 चीजें अगर क्लियर हो जाएंगी तो आपको रिसोर्सेज सामने पड़े हुए नजर आ जाएंगे। रिसोर्सेज हमेशा होते हैं, सिर्फ ये है कि आप पहले 3 काम आपने किए नहीं होते। अगर आप पहले 3 काम कर लें तो रिसोर्सेज आपको उसी के अंदर से मिल जाते हैं। और आमतौर पर दुनिया में 99% लोग जो फेल हो जाते हैं उनका प्रॉब्लम ही ये है कि वो उल्टी साइड से, उनकी तरतीब उल्टी है, वो सबसे पहले रिसोर्सेज से शुरू करते हैं, इसलिए कामयाब नहीं होते। लेकिन अगर वो तरतीब सीधी कर लें, विजन, विल, स्ट्रेटेजी और रिसोर्सेज, अगर इस पे चले जाएं तो ये नहीं हो सकता कि वो नाकाम। और दुनिया में जितने कामयाब लोग होते हैं वो इसी स्ट्रेटेजी पे, इसी इसी तरतीब से आगे बढ़ते हैं। अब मैं शार्टली आपसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ कि हमने क्या किया पिछले 10 सालों में। मुझे यहाँ 10-11 साल हो गए इस यूनिवर्सिटी में। तो इन सालों में हमने ये जो बातें आपके साथ मैंने शेयर की हैं, इनमें से हमने क्या किया है मैं आपके साथ वो बताऊँ। मैंने जिस तरह शुरू में कहा कि 2 एरियाज में हमने किया। मेरी जो स्पेशलाइजेशन पीएचडी की और पोस्ट डॉक्टरेट की है वो है इन्फेक्शियस डिजीजेज में वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी और सी, काला का। तो वो उसकी वैक्सीन डिस्कवरी मेरी पीएचडी का हिस्सा थी हेपेटाइटिस बी की। पीएचडी में मैंने वो किया था। तो लेकिन उसके बाद मैंने जब ये देखा कि वो वैक्सीन लोगों तक पहुंचने तक जिन मराहल से गुजरेगी, जितना एक मुल्क के अंदर सारी चीज़ें, जितनी एक सप्लाई चेन अच्छा है, जो कुछ है, तो मुझे लगा कि ये इसमें मुझे इससे निकल जाना चाहिए। और इसके मुकाबले में मुझे इस पे जाना चाहिए कि इस वक्त 2 करोड़ लोग पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी और सी का शिकार हो चुके हैं। तो कोई जंगी बुनियादों पर ऐसा काम शुरू करना चाहिए कि किसी तरीके से इन लोगों की जानें बचाई जा सके, क्योंकि इसके अंदर पॉलिटिकल सिचुएशन और वो सारा कुछ इन्वॉल्व है। तो वो तो मेरे बस में नहीं है कि मैं सारी चीज़ें मुल्क के अंदर ठीक कर सकूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ कि हम अपना एक मॉडल डेवलप करते हैं और इसके बुनियाद पर हम डिजीज कंट्रोल करने पर जो भी हमसे बन पड़ता है वो करते हैं। बहुत अच्छी दुनिया के कुछ मुल्कों से बहुत अच्छी ऑफर्स छोड़कर मैं तकरीबन उसका 8वां हिस्सा तनख्वाह पर यहाँ मुजफ्फराबाद आया था कि अब जाकर मुझे अपने हिस्से का काम करना चाहिए। तो हमने फिर एक 5 pronged मॉडल बनाया डिजीज कंट्रोल का, कि एक ही वक्त में हमने डिजीज की अवेयरनेस पर, स्क्रीनिंग पर, ट्रीटमेंट पर, यानी हम अवेयरनेस फैलाते, 7 लोगों की स्क्रीनिंग करते, उनमें से जितने पॉजिटिव निकल आते हैं उनकी ट्रीटमेंट पे काम करते, ट्रीटमेंट मैनेज करवाते। फिर जहां जहां से डिजीज आ रही थी उसकी प्रिवेंशन पे, कि कहाँ कहाँ से बीमारी आ रही है, उसको कैसे रोका जा सकता है, उनमें कहाँ कहाँ किन किन लोगों की कैपेसिटी बिल्ड की जा सकती है, और कैसे उसके ऊपर पॉलिसी मेकिंग करवाई जा सकती है, गवर्नमेंट को कैसे इन्वॉल्व किया जा सकता है। वो सारा काम एक ही वक्त में हमने, वो जो मैंने आपसे शेयर किया था कि 7 लेवल्स ऑफ रिसर्च है, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने वो 7 के 7 लेवल्स को एड्रेस किया। और फिर 5वां मॉडल इसमें ये था कि 5वीं जो प्रॉन्ग थी वो थी रिसर्च की, कि हमने अपनी रिसर्च को इंटीग्रेट कर दिया इन चारों चीजों के साथ। पाकिस्तान में जनरली प्रॉब्लम ये है कि रिसर्च आइसोलेशन में होती है और ये बाकी सारी चीजें अलग अलग काम करती हैं।
तो हमने इनको अपनी रिसर्च को ऐसे क्लब कर दिया इन चीज़ों के साथ कि हम साथ साथ उसकी मॉलिक्यूलर वायरोलॉजी भी पढ़ते रहे, देखते रहे क्या हो रहा है, वायरस कितना चेंज हो रहा है, उसकी वैक्सीन क्या पॉसिबल हो सकती हैं, ड्रग के ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, रेजिस्टेंस क्या है क्या नहीं है। यानी रिसर्च जो कि आमतौर पर बिल्कुल साइड पर रखी हुई चीज़ होती थी, हमने अपनी रिसर्च को इन पहली 4 चीज़ों के साथ क्लब कर दिया। तो एक 5 pronged बहुत ही कम्प्रिहेंसिव डिजीज कंट्रोल मॉडल बनाने में अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हो गए, जिस पर इस साल का हमें, ये मैंने पहले भी बात की थी कि हमें प्राइड ऑफ पाकिस्तान जो अवार्ड मिला वो इस बुनियाद पर कि हमारा ये इंतहाई इफेक्टिव डिजीज कंट्रोल मॉडल है, जिसको WHO ने भी रिकमेंड किया और बाकी दुनिया में भी इसके जहाँ जहाँ पे भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं इसको बहुत पजीराई मिल रही है कि ये बड़ा वाकई डेवलपिंग मुल्कों के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जहाँ ठीक ना हो, जहाँ मजमूई तौर पर कैपिटल इनकम भी ठीक ना हो, वहाँ के लिए ये एक बहुत इफेक्टिव डिजीज कंट्रोल मॉडल है और इसको बाकी डिजीज पर भी और बाकी दुनिया के मुल्कों पर भी रेप्लिकेट किया जा सकता है। तो पहला काम तो हमारा ये था। दूसरा काम जो है हमारा वो था सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्ट इनिशिएटिव। चूंकि जब मैं यहाँ आया हूँ तो कश्मीर में बेरोजगारी पाकिस्तान से भी 3 गुना ज्यादा थी। तो दूसरा एरिया जिसको हमने सिलेक्ट किया वो इकोनॉमिक जोलॉजी का, कि हम ये देखें कि हमारे इर्द गिर्द कौन से ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं कि जिनको मैनिपुलेट करके तो हम यहाँ गुर्बत कम कर सकते हैं। और बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप की जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा था, ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर इसके ऊपर ना सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, बल्कि ये 3 जो एरियाज हैं, एपीकल्चर यानी शहद की मक्खियों का पालना, सिल्क वर्म का पालना सेरिकल्चर, और फिशरीज का ट्राउट फार्मिंग वगैरह, तो ये हम यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स के लिए से बड़े बड़े बिजनेस, लाइफ स्टॉक की फार्मिंग, तो बड़े बिजनेसेस खड़े कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त हमारे कोई 75 के करीब स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स ऐसे हैं मेरे डिपार्टमेंट से, मेरे स्टूडेंट्स फारिग होने वाले जो रिसर्च के, कि वो अपने अपने बिजनेसेस कर रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज में। कोई एपीकल्चर का फार्म चला रहा है, कोई सेरिकल्चर का चला रहा है, कोई फिश फार्म चला रहा है, कोई लाइफ स्टॉक फार्म चला रहा है। और बेरोजगारी, अल्लाह का शुक्र है कि इस डिपार्टमेंट में जहाँ मैं आया हूँ उसके बाद हमने एक पूरी ड्राइव शुरू की है कि हमारे बच्चे अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और वो किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट खुद अपनी और सोसाइटी की कैसे कर सकते हैं। 2-3 छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं कि हमने क्या क्या बनाया है। एक यूनिक हनी के नाम से हमारी प्रोडक्ट है जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर यूनिक के नाम से, ये भी इस ब्रांड हमारा रजिस्ट्रेशन में है और ये हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो फार्म चला रहे हैं। इस तरह सेरिकल्चर का फार्म है हमारा। फिर एक डायग्नोस्टिक सेंटर है हमारा जो इन्फेक्शियस डिजीजेस की डायग्नोसिस पे भी काम करता है और साथ साथ रिसर्च सेंटर भी है। और साथ मेरे 10 के करीब स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रोजगार भी इसके साथ लगा हुआ है। ये भी हमारा एक इनिशिएटिव है। और अब तक जो हमारे इन कामों पर प्राइड ऑफ पाकिस्तान, एंटरप्रेन्योरियल साइंटिस्ट अवार्ड, उखुवत सोशल इनोवेशन अवार्ड और साथा इनोवेशन अवार्ड, ये चंद एक अवार्ड्स हैं जो कि अब तक अल्लाह के फजल से हमारे कामों पर नेशनल या इंटरनेशनल रिकॉग्निशन हमें मिली है। तो ये अब तक हमने, अच्छा जब मैं बात कर रहा था कि हमें हर स्टेज पर डिफरेंट पार्टनर्स की जरूरत होती है, यानी यू नीड टू हैव एन इंटीग्रेटेड अप्रोच कि आप सबको साथ लेकर चल सकते हो। मेरे नज़दीक एकेडेमिया का काम नर्वस सिस्टम का है और ये पूरे जिस्म के अंदर जो बाकी सारे ऑर्गन्स हैं उनको आपस में इंटीग्रेट करने का या लिंक करने का काम जो है वो एकेडेमिया का होना चाहिए। और उसमें हमने ज़ाहिर मैं यूनिवर्सिटी में बेस्ड हूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ AJK हमारा मेजर पार्टनर है। सबसे पहले हमने यूनिवर्सिटी को इस पर सेंसिटाइज किया, वो हमारी पुश्त पर आई और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ AJK, इस्लामिक रिलीफ, रहमा इस्लामिक रिलीफ, ये NGOs हैं, ह्यूमन अपील इंटरनेशनल ये NGO है, हेल्पिंग हैंड NGO है, हेल्प इन नीड NGO है, होप फाउंडेशन NGO है, मसाजिद एंड मदारस फाउंडेशन NGO है। इनके साथ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है गवर्नमेंट ऑफ AJK का, और हमारे जो यूनिवर्सिटी के और रीड फाउंडेशन के जो वॉलंटियर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं। तो ये सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट लेवल्स पर हमारे डिफरेंट पार्टनर्स हैं। किसी के साथ हम कोई चीज़ शेयर करते हैं, किसी के साथ कोई शेयर करते हैं, किसी के साथ कोई हेल्प लेते हैं, किसी को कोई हेल्प लेते हैं। तो एक इंटीग्रेटेड मॉडल के जरिए से हम यहाँ तक अल्लाह का शुक्र है कि पहुँचने में कामयाब हुए हैं। अब मैं अपनी बात मुकम्मल कर चुका हूँ। मैं ये समझता हूँ कि यही मॉडल अगर बाकी पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट हैं, मुख्तलिफ जो प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं, फैकल्टी के जो लोग हैं, अगर वो अपनी अपनी फील्ड में इसी अप्रोच को लेकर चले जाए कि अपनी फील्ड की कमर्शलाइजेशन कैसे की जा सकती है, तो यकीन करें कि हर आदमी, चाहे वो सोशल साइंसेज में है या बेसिक साइंसेज में है या नेचुरल साइंसेज में, जहाँ पर भी है, हर आदमी अपने लिए खुद नई दुनिया क्रिएट कर सकता है और हर जगह उसको पार्टनर्स मिल सकते हैं। हर जगह वो अपने स्टूडेंट्स के लिए
एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। और जब आप खुद सोचें कि एक प्रोफेसर अगर सेल्फ सफिशिएंट हो, उसको यूनिवर्सिटी रिसोर्सेज की जरूरत ना पड़े। मैंने अब तक तकरीबन 1 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स किए और इनमें से यूनिवर्सिटी के से या गवर्नमेंट से या HEC से 1 रुपए के फंड भी नहीं लिए। ये डिफरेंट पार्टनर्स के साथ हमने मिलकर ये प्रोजेक्ट्स किए। तो ये बिल्कुल इसी तरह बाकी सारे लोग भी अगर करें तो ये कोई मसला नहीं है कि आप इसी मुल्क के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि जहाँ मायूसियाँ खत्म हो सकती हैं। मेरा ख्याल ये है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला मायूसी है, क्योंकि आप जिस तरफ देखते हैं, आप जिससे मिलते हैं, जिससे बात करते हैं, तो आप मायूस होते जाते हैं। और आप अगर इस मायूसी को बदलने में कामयाब हो जाते हैं, आप उम्मीद बन जाते हैं, तो मैं समझता हूँ इस मुल्क की सबसे बड़ी खिदमत है। अल्लाह आप सबको अपनी आफियत में रखे और बहुत खुश रखे। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हैं तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। थैंक यू। जी, किसी के जहन में कोई सवाल है डॉक्टर साहब की गुफ्तगू के हवाले से? ये नियाज मोहम्मद खान साहब हाथ उठा रहे हैं, तो ये अपने आप को अनम्यूट कर लें और सवाल करें। नियाज मोहम्मद खान साहब। Thank you so much sir for giving me permission sir. सर आपने जिस तरह से पर कैपिटा इनकम वगैरह हमें सिखाया, मैं आपको तहे दिल से मशकूर हूँ सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि आपने पहले सर बताया कि पाकिस्तान फर्टाइल लैंड है और मिनरल लैंड है, इसका जो लोकेशन है, जो पॉलिटिकल लोकेशन है, तो वाई पाकिस्तान डिफॉल्ट क्यों पाकिस्तान को डिफॉल्ट का खतरा है? ये हमारे M&A वगैरह का मसला है या इसके जिम्मेवार कौन है सर? इसका ना, ये जो मैंने पहली स्लाइड जो लिखी है ना, ये जो अभी आपके सामने आ रही है, ये है असल में मसाइल। क्योंकि हमें इसके लिए चाहिए थी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना, वो उन इदारों ने बनाना था जो मुल्क चला रहे थे। तो असल में प्रॉब्लम हमसे वहां हुआ है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं हमने बनाया और हमारी जो पॉलिसीज हैं वो डिसकंटिन्यूअस रही हैं, जिस वजह से अगले फिर मसाइल उसके बाद खुद ब खुद होते गए। M&As तो उसका एक हिस्सा है। ऑफ कोर्स पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है इस मुल्क के अंदर, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुआ है कि पार्लियामेंट में उन लोगों को जाना चाहिए था जिन्होंने जाकर पॉलिसी मेकिंग करनी थी। अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि पॉलिसी मेकिंग करने की बजाय हमने पार्लियामेंट में वो लोग भेजे हैं जिनका काम काउंसलर लेवल पर जाकर चीजें करना है। हम किस मतलब जिन लोगों को पार्लियामेंट में भेजते हैं वो इस काबिल ही नहीं है कि वो पॉलिसी मेकिंग करें, वो करते ही नहीं है। तो हम एज ए नेशन इसमें जिम्मेदार इसलिए है कि हमने उन लोगों को जो पार्लियामेंट में जाकर वहाँ पॉलिसी मेकिंग करते, स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते, इखलास के साथ बैठे होते, जिनको अपनी जेब में भरने से गर्ज ना होती, तो फिर तो ये मसला हल हो जाता। लेकिन वहां से चूंकि जिस चश्मे से हम पानी पी रहे हैं वो चश्मा पीछे से करप्ट हो गया, उसको जाहिर है ये फिर काफी लंबी डिबेट है, सिस्टम ठीक करने की जरूरत है। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम जी। एक और क्वेश्चन है ये, आप महविश सबा आप अनम्यूट कर लें। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने जो सक्सेस के 4 पिलर्स बताए हैं उसमें विजन, विल तो ठीक है, लेकिन जो स्ट्रेटजी है उसकी भी बाकायदा से प्लानिंग के भी कोई उसूल हैं, तो प्लीज बता दीजिए। देखिए स्ट्रेटजी जो है ये बड़ा लंबा, वैसे तो जो बहुत बड़ी डिटेल में डिबेट्स इस पे हो सकती हैं। मोटी सी बात ये है कि स्ट्रेटजी क्या है कि आप स्वॉट एनालिसिस करें, अपनी स्ट्रेंथ्स का, अपनी वीकनेसेस का, अपनी अपॉर्चुनिटीज का और अपने थ्रेट्स का स्वॉट ये एनालाइज करें कि आप में जो भी आप करना चाह रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, आपको इस वक्त अपॉर्चुनिटीज क्या हैं और थ्रेट्स क्या हैं। आप अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस पे सोचें। और अपने थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटी कैसे बना सकते हैं, इस पे सोचें। दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेटजी, यही स्ट्रेटजी है। मैं अपनी बात कन्वे कर पाया हूं? जी, मेरे ख्याल में बात तो वाज़ेह है। और कोई सवाल करना है? नियाज मोहम्मद खान साहब कोई और सवाल करना चाहते हैं? आप स्टिल हाथ उठाए हुए हैं।
सर जी मेरा नहीं था, मैंने हाथ को वैसे ही छोड़ दिया, लेकिन मेरा तो ये और ये क्वेश्चन भी है सर, अगर ये सिचुएशन है तो हम हमारा तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि हमारे जो MNA MP है वो BS पास करके और जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल हो, तो वो हमारे लिए क्या पॉलिसी बनाएगी? ये तो सर पाकिस्तान के साथ और हमारे साथ तो ये बहुत बड़ा जुल्म है कॉन्स्टिट्यूशन में सर। अच्छा, thank ये मैं इस पे एक बात करना चाहता हूँ, इस पे मैं एक बात करता हूँ। देखें, बात ये है कि सिस्टम की जो ड्राइविंग सीट है ना, वो खाली है। ये देखें, एक बात और भी समझें, ये जो कहत और रिजाल है, यही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है कि आप देखते हैं कि इसी मुल्क में जब यानी हमने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया हुआ, लेकिन एकदम से हमारा काम हाईलाइट हो गया कि अच्छा ये बड़ा काम इन्होंने कर लिया, चूंकि बाकी कोई कर नहीं रहा था। अगर लोग कर रहे होते, जिन मुल्कों में जो डेवलप्ड मुल्क हैं, वो तो उनमें अगर हम ये बात कहें तो वो कहेंगे यार ये तो गली मोहल्ले का काम, ये कौन सा काम है जिस पर आपको अवार्ड दिए जाए। लेकिन यहाँ ये है, अपॉर्चुनिटी ये है कि यहाँ चूंकि कोई कर नहीं रहा तो फौरन आप नजर आ जाएंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि इस वक्त सिस्टम ऐसा है कि अगर आप अपने आप को इमर्ज करना चाहें, जो कहत और रिजाल होता है, यही किसी के इमर्ज होने का टाइम भी होता है। आप अगर अपने आप को इमर्ज करने में कामयाब हो जाते हैं तो कल आपकी बात सुनी जा सकती है। आज मायूसियां हो सकती हैं, लेकिन अगर आप दुरुस्त ट्रैक पे चलें और 10-20 साल का अपनी जिंदगी का प्लान करें कि अगर आप 20 साल बाद मैं जिंदा रह गया तो मैं यहाँ होऊंगा, तो ये आपके लिए कोई मसला नहीं है कि आप वहां ना पहुंच सकें। आप अपनी जिंदगी के ऑब्जेक्टिव तय करें, अपने अहदाफ रखें और बिल्कुल मायूस हुए बगैर इसको अपॉर्चुनिटी समझें। मुल्क के हालात खराब हैं, इनको अपॉर्चुनिटी समझें, इसमें आप बहुत जल्दी इमर्ज हो सकते हैं। चलें जी, और कोई सवाल किसी के जहन में हो तो, वरना हम कंक्लूड करते हैं। मेरे ख्याल में बातें आ गई हैं। अक्सर जो डॉक्टर साहब ने जो नुकात पेश किए हैं वो ज़्यादातर वाज़ेह हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी प्रेजेंटेशन थी। और खुसूसन जो हम सारे जामियात के तलबा और तालिबात से मुखातब हैं, तो इस हवाले से कोई इनका जो किरदार है, इस हवाले से डॉक्टर साहब ने बहुत ही यानी मरबूत अंदाज में गुफ्तगू की। अमली जो तजावीज़ हैं, उसका जो पस मंज़र है वो बहुत खूबसूरत अंदाज में हमारे तलबा और तालिबात के गोश गुजार किए हैं। और अब ये तलबा और तालिबात की जिम्मेदारी है कि वो इन तजावीज़ पर और इन मशवरों पर और इन गाइडलाइन पर कैसे अमल करते हैं और कैसे जो है वो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। एक सवाल और ये सुंदस सईद साहिबा करना चाहती हैं, अगर डॉक्टर साहब इजाज़त दें तो इनसे भी सवाल ले लें। जी प्लीज, जी प्लीज। जी, आप सवाल कर सकते हैं अपने आपको अनम्यूट करके। सुंदस सईद साहिबा, आप अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, जैसे आपने बताया ना कि बहुत से यहाँ स्टूडेंट लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट से, इस्लामिक, इंग्लिश, उर्दू डिपार्टमेंट से भी होंगे, तो ये अपनी फील्ड में क्या कर सकते हैं कि चेंज ले आए? इनका क्या किरदार हो सकता आपका है? सवाल मेरे ख्याल में मैं तो नहीं सुन पाया हूँ, अगर रिपीट कर लें। पता नहीं डॉक्टर साहब सुन पाए हैं कि नहीं। मैं सुन गया, मैंने सुन लिया है। अच्छा मैं अच्छा, ठीक ठीक है, सही है, सही है। देखिए, हर फील्ड की एक एप्लीकेशन साइड होती है, चाहे वो कोई लैंग्वेज हो, उर्दू हो, इस्लामियात हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट की कोई एप्लीकेशन वाली साइड जरूर होती है। आप सिर्फ ये देखें कि उसकी अप्लाइड साइड क्या है। मतलब यानी मिनिमम तो ये हो सकता है ना कि ट्रांसलेशन फैसिलिटीज, मिनिमम ये हो सकता है कि किसी इंटरनेट जो आईटी कंपनीज हैं उनके साथ अपने चीज को कोरिलेट करके किसी जगह आप उसको प्लेस कर सकते हैं। बाकी आपको हर फील्ड में मसलन कोई अगर इश्यूज आते हैं, रिलीजियस इश्यूज आते हैं, बस करते हैं, तो कई ऐसे थिंक टैंक्स हैं कि जो आपकी खिदमत लेने की कोशिश करते हैं या जिनको उस पर जो है वो काम चाहिए होता है। तो हर फील्ड की कोई ना कोई एप्लीकेशन साइड है। और ज़्यादा अच्छा ये होता है कि आप सोल्यूशन प्रोवाइड करें किसी चीज़ को। मतलब आप फर्ज करते हैं किसी गवर्नमेंट के निज़ाम को देखते हैं, एनजीओज को देखते हैं, बिजनेस सेक्टर को देखते हैं, कई जगह ऐसी होती हैं जो आपसे रिलेटेड होती हैं और उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो आप अगर ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आपको सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड करना है, तो फिर मसला नहीं है। आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आप जिस फील्ड में भी हैं इसकी एप्लीकेशन साइड क्या है, ये सब्जेक्ट अप्लाई कहाँ होता है। उसके बाद मतलब करिकुलम डेवलपमेंट में बहुत सारा काम है जो आप कर सकते हैं, उसमें बेशुमार मटेरियल है जो आप डेवलप कर सकते हैं।
वगैरह वगैरह। तो लेकिन ये स्पेसिफिक बात हम उस वक्त करेंगे जब एग्जैक्टली हमें पता हो कि ये हमें किस सब्जेक्ट के ऊपर, किस बंदे की, किस बैकग्राउंड, कहाँ के रहने वाले आदमी के लिए, तो फिर उसके लिए एक कस्टमाइज्ड जो है वो सोल्यूशन डिज़ाइन किया जा सकता है। इसमें कोई, यानी मैं भी समझता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करते हैं कि किसी स्टूडेंट को इस सेशन में मौजूद जो भी लोग हैं, अगर मैं किसी दायरे में हेल्प कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर, मुझे खुशी होगी कि मैं अपना कोई चीज़, एक्सपीरियंस या कोई जो भी अल्लाह ने तौफीक दी है वो आपके साथ शेयर कर सकूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। डॉक्टर साहब, हम आपके निहायत शुक्रगुजार हैं कि आपने निहायत अच्छे अंदाज में जो मौजू है उस पर गुफ्तगू की, और हमारे तलबा के लिए इसमें बहुत मुफीद मशवरे भी हैं, गाइडलाइन भी हैं। अल्लाह करे कि हम इन पर अमल कर सकें और अपने मुल्क को तरक्की के राह पे गामज़र कर सकें। और ख़ुसूसन जिस माशी बदहाली का हम शिकार हैं, मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट का सामना जो है मुल्क को है, तो इस सूरत हाल से निकालने में अगर हम सब मिल के अपना किरदार अदा करें, सिर्फ हुक्मरानों पे बात ना छोड़ें, सिर्फ जो है सरकारी इदारों पे को इल्ज़ाम मोरद इल्ज़ाम ना ठहराएं, बल्कि हर बंदा अपनी कैपेसिटी में अपने जो उसकी जिम्मेदारी है उसको अदा करे। और इंशाल्लाह नाउमीदी तो कुफ्र है, नाउमीद नहीं होनी चाहिए। हालात जितने भी ख़राब हों, इंसान मेहनत करे, अल्लाह से तौफीक और मदद मांगे, तो इंशाल्लाह हालात बदलने में देर नहीं लगती है। इंशाल्लाह हम अच्छे यानी मुस्तकबिल की उम्मीद के साथ डॉक्टर साहब का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुस्तफ़ीद होने के मौक़े हम तलाश करते रहेंगे। आपने जिन शोबों में काम किया है वो बहुत अहम है, और ख़ुसूसन हमारे नौजवान तबका और तालीम याफ्ता तबके के लिए बहुत ही यानी रेलिवेंट जो शोबे हैं। तो इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। मैं तमाम शुरका का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज अगरचे हमारी हाज़िरी कुछ मुतासिर रही है, कल जो बिजली का जो तवील ब्रेकडाउन हुआ था, शायद उसका असर अभी तक कायम है या कोई और वजह है। मगर जो लाइव हमारे साथ उसमें ज़ूम में जो पार्टिसिपेंट शिरकत कर रहे हैं उनकी तादाद कम थी। ज़ाहिर है, तो फेसबुक पे भी लोग फॉलो कर रहे हैं और कुछ लोग रिकॉर्डिंग का इंतज़ार करते हैं, तो वो इंशाल्लाह सब मुस्तफ़ीद होंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, तमाम शुरका का शुक्रिया और मुंतज़िमीन का शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या अरहमर राहिमीन। व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।